तो गाइस आज का जो टॉपिक है हमारा वो है आपका मार्फन सिंड्रोम। मार्फन सिंड्रोम तो क्या है? ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो मेनली ऑटोसोमल डोमिनेंट टाइप का है एंड इसका जो 70 to 85% केसेस है वो आपका फैमिलियल होगा। ठीक है, तो इसका इंसिडेंस रेट देखिए, ये है 1 in 5000 केसेस। 5000 केस में एक केस मार्फन सिंड्रोम का आ सकता है। तो ये मार्फन सिंड्रोम एक्चुअली है क्या? देखिए, ये कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है। कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर जो मैनिफेस्टेशन आएगा मेनली तीन ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम बोल सकते हैं इसमें आएगा। आइज, आपका सीवीएस एंड स्केलेटन। ठीक है, इतना है इसके इंट्रोडक्शन। तो ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो ऑटोसोमल डोमिनेंट टाइप का है एंड 70 to 85% केसेस इसका फैमिलियल होगा। ये कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है जो मेनली अफेक्ट करेगा आपका आइज को, आपका सीवीएस एंड स्केलेटन। तो देखते हैं इसका पैथोजेनेसिस। तो क्रोमोसोम नंबर 15q21 में एक जीन प्रेजेंट होगा जिसका नाम है FBN1 जीन। ये एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है फिब्रिलिन 1। ये फिब्रिलिन 1 क्या है? देखिए, हमारा जो ये मान लीजिए सेल्स हैं, सेल्स के बीच में जो स्पेस है ये फील्ड रहता है हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से। तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है उनमें माइक्रोफाइब्रिल्स प्रेजेंट रहता है। माइक्रोफाइब्रिल्स ऐसे करके। तो ये जो माइक्रोफाइब्रिल्स है इसका मेन कंपोनेंट है आपका फिब्रिलिन। ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करने में हेल्प करता है टिश्यूज या ऑर्गन्स को। ठीक है, एंड इसका और फंक्शन देखिए, जो ट्रोपोइलास्टिन है वो इसके ऊपर डिपोजिट होगा एंड कन्वर्ट होगा इलास्टिन में। एक एंजाइम करता है लाइसेल ऑक्सीडेज। ठीक है, तो ये जो ट्रोपोइलास्टिन है इलास्टिन में कन्वर्ट हो रहा है एंड ये इलास्टिन माइक्रोफाइब्रिल्स मिल के पूरा टिश्यूज एंड ऑर्गन सिस्टम को एक स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। तो आपको पता है ये इलास्टिन क्या प्रोवाइड करेगा? इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेगा। इलास्टिसिटी मतलब क्या है? मान लीजिए एक कुछ स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसको स्ट्रेस दिया हम लोग ने। स्ट्रेस देने से ये अपना ओरिजिनल ये पोजीशन था इसका, ओरिजिनल पोजीशन से डिविएट हो गया। तो एक सब्सटेंस इलास्टिक तब होगा जब इसका एबिलिटी रहेगा कि जो पोजीशन में ये डिस्प्लेस हुआ तो इट शुड रिकॉइल बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। देखिए, समझे कि नहीं? मान लीजिए ये इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर था, इसको हम लोग स्ट्रेस देके इधर तक लाए तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इधर से इट शुड रिकॉइल बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। इसका ये एबिलिटी होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग को इलास्टिन फाइबर्स का ज़रूरत है। तो ये जो माइक्रोफाइब्रिल्स है आपका, ये माइक्रोफाइब्रिल्स कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा? देखिए, ये एओर्टा में बहुत देखिए माइक्रोफाइब्रिल्स बहुत जगह पे प्रेजेंट होगा, लेकिन ये एबंडेंटली प्रेजेंट होगा एओर्टा, लिगामेंट्स एंड आपका सिलियरी जोन्यूल्स। आइज में सिलियरी जोन्यूल्स में प्रेजेंट होगा। तो मार्फन सिंड्रोम का जो फीचर्स है आइज, सीबीएस, स्केलेटन, तो इनमें देखिए ये जो माइक्रोफाइब्रिल्स हैं इनके बीच में बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर सिक्वेस्टर होकर रहता है। अभी सिक्वेस्टर का मतलब क्या है? मतलब ये फिब्रिलिन बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर जैसे टीजीएफ बीटा इसको बाइंड करके बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर जैसे टीजीएफ बीटा बाइंड होकर रहते हैं, सिक्वेस्टर होकर रहते हैं। अभी मान लीजिए फिब्रिलिन का म्यूटेशन, FB1 जीन का म्यूटेशन हो गया तो फिब्रिलिन 1 का भी प्रोटीन जो है ये भी डिफेक्टिव फॉर्मेशन होगा। देखिए, इसका म्यूटेशन से इस जीन का इसका रिड्यूस्ड फॉर्मेशन होगा, ये इसका एबनॉर्मल प्रोटीन प्रोडक्शन होगा। तो ये एबनॉर्मल प्रोटीन या रिड्यूस्ड फॉर्मेशन होने से क्या होगा? जो ग्रोथ फैक्टर जैसे टीजीएफ बीटा इसके अंदर सिक्वेस्टर बाइंड होकर रहता था वो फ्री हो जाएगा। अभी फ्री होने से वो बॉडी में इंक्रीज हो जाएगा। देखिए, इंक्रीज होने से क्या क्या फीचर आ रहा है, इसका क्या क्या हो रहा है। देखिए, टीजीएफ बीटा अगर बॉडी में इंक्रीज हुआ तो ये इन्फ्लेमेशन कर सकता है। उसके बाद आपका जो मान लीजिए ये ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल में जो स्मूथ मसल्स है उसका डिजेनरेशन कर सकता है एंड ये एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है मैट्रिक्स मेटालो प्रोटीज।
देखिए प्रोटीज, प्रोटीज मतलब क्या, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। तो मान लीजिए ये सेल्स है, सेल्स के बीच में जो एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स है, एंड जो एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स है वो मेनली प्रोटीन से मेड अप है, इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है प्रोटीन। तो ये जो मेटालोप्रोटीज है, ये जो मेटालोप्रोटीज है ये जाके इस एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स को डाइजेस्ट कर लेगा, जिसके कारण और ज़्यादा जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट है वो कम हो जाएगा, जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगा। तो अभी देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होगा। मैं पहले इंट्रोडक्शन में बोल दिया था, जो क्लिनिकल फीचर्स होगा मेनली 3 ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम्स में दिखाई देगा, आई, स्केलेटन एंड सीवीएस। पहले स्केलेटन का देख लेते हैं क्लिनिकल फीचर्स। पहले स्केलेटन का देखते हैं। देखिए स्केलेटन का मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर्स होगा। अब बोलिए मोस्ट स्ट्राइकिंग कैसे होगा, इसका मतलब क्या है। देखिए हम आईज में अगर प्रॉब्लम हुआ या सीवीएस में प्रॉब्लम हुआ तो हम लोग को कुछ जांच करना पड़ेगा, इंटरनल फाइंडिंग्स देखना पड़ेगा, उसके बाद बोल सकते हैं हाँ इधर कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन स्केलेटन ना हम लोग बाहर से देख के बोल सकते हैं अच्छा ठीक है इसका ये डिफॉर्मिटी है, ये डिफॉर्मिटी है। जैसे स्केलेटन का फर्स्ट फीचर है ये अनयूजुअली टॉल होगा ये पेशेंट, ठीक है। उसके बाद इसका अनयूजुअली टॉल होगा एंड जो इनका एक्सट्रीमिटीज़ होगा, एक्सट्रीमिटीज़ वो बहुत लॉन्ग होगा, इनका फिंगर्स लॉन्ग होगा, उनका टोज लॉन्ग होगा। तो इसके लिए हम लोग एक वर्ड यूज़ करते हैं जिसका नाम है एराक्नोडेक्टाइली। एराक्नोडेक्टाइली का मतलब है स्पाइडर फिंगर्स। अभी स्पाइडर फिंगर्स का मतलब क्या है, देखें स्पाइडर देखे होंगे तो ये स्पाइडर छोटा सा रहता है, उसका बॉडी छोटा सा रहता है, लेकिन उसका लेग्स जो है लेग्स बहुत लंबा लंबा रहता है, ठीक है। ये स्पाइडर है नहीं, लेकिन मान लीजिए ये स्पाइडर है, मेरा डायग्राम इतना अच्छा नहीं है। तो इस पेशेंट्स में क्या होगा, इनका जो पाम है वो नॉर्मल साइज के रहेगा, लेकिन फिंगर्स बहुत लंबा होगा एंड टेपरिंग होगा। देखिए मैं डायग्राम अच्छे से किया नहीं, लेकिन ये लॉन्ग एंड टेपरिंग होगा एंड पाम इसका नॉर्मल साइज का रहेगा। तो इसको इसीलिए बोल रहे हैं हम लोग स्पाइडर फिंगर्स। उसके बाद आपका आएगा हाँ डोलिकोसेफलिक हेड। उसके बाद मान लीजिए ये एक फेस है एंड ये आईब्रोज है, ये आईज है, ठीक है। तो ये जो फ्रंटल पार्ट है इसका प्रोमिनेंस बहुत हो जाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्रंटल इमिनेंस। उसके बाद देखिए ये जो आईब्रोज है, आईब्रोज के ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सुप्रा ऑर्बिटल रिज। तो ये सुप्रा ऑर्बिटल रिज जो है इसका भी प्रोमिनेंस हो जाएगा। तो अभी तक क्या पढ़े, ये बहुत लंबा होगा, अनयूजुअली टॉल, इसका एक्सट्रीमिटीज लंबा होगा, फिंगर्स लंबे हो गए जिसको बोलते हैं एराक्नोडेक्टाइली। डोलिकोसेफलिक हेड होगा, इसका फ्रंटल इमिनेंस होगा एंड सुप्रा ऑर्बिटल रिज का प्रोमिनेंस होगा। अभी देखिए जो स्पाइन है, देखिए स्पाइन का जो कर्वेचर है मान लीजिए ऐसा है, तो ये कर्वेचर इंक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण हम लोग टर्म यूज करते हैं काइफोसिस, लॉर्डियोसिस, स्कोलियोसिस। तो कर्वेचर जो है स्पाइन का वो इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद आपका चेस्ट का डिफॉर्मिटी आ सकता है। चेस्ट का 2 आएगा जिसको बोलते हैं पेक्टस एक्सकेवेटम और एक है पिजियन चेस्टेड। पेक्टस एक्सकेवेटम का मतलब है डीपली डिप्रेस्ड स्टर्नम, स्टर्नम बहुत डिप्रेस्ड रहेगा चेस्ट में, एंड पिजियन चेस्टेड। तो ये है आपका पूरा स्केलेटन का फीचर्स, ठीक है। तो क्या क्या हुआ आपका, लंबा बहुत होगा आदमी, उसका एक्सट्रीमिटीज लंबा होगा, स्पाइन में उसका कर्वेचर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, उसका हेड होगा डोलिकोसेफलिक एंड फ्रंटल इमिनेंस एंड सुप्रा ऑर्बिटल रिज का प्रोमिनेंस होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं इसका जो आइज का फीचर्स देखते हैं। सेकेंड है आपका आइज। तो मैं पहले आपको इंट्रोडक्शन में बोला था जो माइक्रोफाइब्रिल्स है वो
3 जगह पे मैक्सिमम प्रेजेंट है, एओर्टा, लिगामेंट्स एंड सिलियरी जोन्यूल्स। ठीक है, तो सिलियरी जोन्यूल्स क्या है आपका, देखिए ये मान लीजिए है आपका लेंस, तो लेंस से ऐसे कुछ सस्पेंसरी लिगामेंट्स टाइप का है जो सिलियरी बॉडी से इसको कनेक्ट करेगा एंड लेंस को सस्पेंडेड पोजीशन में रखने में हेल्प करेगा। तो ये जो है लिगामेंट जैसे इसको बोलते हैं हम लोग सिलियरी जोन्यूल्स। तो माइक्रोफिब्रिल जो इधर है ये अगर फिब्रिलिन डिफेक्टिव है तो माइक्रोफिब्रिल भी डिफेक्टिव होगा। तो इधर जो लेंस को जो स्ट्रेंथ चाहिए सस्पेंड होने में वो प्रोवाइड नहीं कर पाएगा क्योंकि ये सिलियरी जोन्यूल्स वीक हो जाएगा, स्ट्रक्चरल सपोर्ट नहीं मिलेगा इनको, तो लेंस का क्या होगा, डिसलोकेशन हो जाएगा। डिसलोकेशन कैसा डिसलोकेशन होगा, देखिए इसका सुपेरो टेम्पोरल, इसका मतलब क्या है, अपवर्ड एंड आउटवर्ड। तो ये अपवर्ड एंड आउटवर्ड डिसलोकेशन हो जाएगा लेंस का, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टोपिया लेंटिस। तो ये एक स्पेसिफिक फाइंडिंग आप लोग मान के चल सकते हैं मार्फन सिंड्रोम का। तो मान लीजिए एक पेशेंट आया आपके पास, आपको पता नहीं उसको क्या है, तो आप आइज जब उनका एग्जामिन कर रहे हैं तब देखिए कि उनका लेंस जो है उसका डिसलोकेशन है अपवर्ड एंड आउटवर्ड। तो वो देख के आप लोग गेस कर सकते हैं, मतलब मार्फन सिंड्रोम के डायग्नोसिस की तरफ जा सकते हैं। ये इतना स्ट्राइकिंग फीचर है या इम्पॉर्टेंट फीचर है मार्फन सिंड्रोम का। बाकी डिजीजेस में ये जो डिसलोकेशन अपवर्ड आउटवर्ड डिसलोकेशन है वो इतना मिलता नहीं है, तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट फीचर है मार्फन सिंड्रोम के लिए, मार्फन सिंड्रोम का डायग्नोसिस के लिए। तो नेक्स्ट आएगा आपका सीवीएस। सीवीएस में जो मैनिफेस्टेशन, सीवीएस का फर्स्ट है आपका माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स। 3 चीज़ है, मैं पहले लिख देता हूँ उसके बाद एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद एओर्टिक डाइसेक्शन और डायलेशन ऑफ एओर्टा। तो ये कैसे हो रहा है देखिए, मान लीजिए ये हार्ट है, ये लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। मान लीजिए ये ओपन है, वल्व्स, माइट्रल वल्व है ये। तो प्रोलैप्स देखिए नाम सुन के पता चल रहा है कि प्रोलैप्स मतलब नीचे गिर गया, प्रोलैप्स होकर नीचे गिर गया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो माइट्रल वल्व्स है इसका पोजीशन थोड़ा चेंज होगा, ये थोड़ा अपवर्ड हो जाएगा, बल्जिंग हो जाएगा, ठीक है। तो माइट्रल वल्व्स प्रोलैप्स में क्या होता है, जो कॉर्डा टेंडिनी होता है इधर, ये लोग अच्छे से सपोर्ट नहीं कर पाते हैं ये माइट्रल वल्व्स को, जिसके कारण इनका रप्चर हो सकता है। एंड जो पेपिलरी मसल्स है इधर, पेपिलरी मसल्स का भी इसमें हो सकता है। तो ये जो माइट्रल वल्व्स है ये ठीक से बंद भी नहीं होगा, जिसके कारण ब्लड रिगर्जिटेट होकर लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम तक आ सकता है एंड पल्मोनरी वेन से होकर लंग्स में जा सकता है, जिसके कारण पल्मोनरी एडिमा एक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स मार्फन सिंड्रोम में दिखेगा। और एक चीज़ देखिए, डायलेशन ऑफ एओर्टा, मैं क्या बोला था कि माइक्रोफाइब्रिल जो है वो एओर्टा, सिलियरी जोन्यूल्स एंड लिगामेंट्स में बहुत एबंडेंटली प्रेजेंट है। तो मान लीजिए ये ब्लड वेसल का क्रॉस सेक्शन है एओर्टा का, इसमें ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया ये सब है। ये मान लीजिए ट्यूनिका मीडिया है, ये ट्यूनिका मीडिया है मान लीजिए। तो ये ट्यूनिका मीडिया में जो स्मूथ मसल लेयर है, टीजीएफ बीटा में क्या बोला था, ये डीजनरेशन करेगा ये स्मूथ मसल्स का। एंड और एक चीज़ क्या होगा, ये ट्यूनिका मीडिया में सिस्ट जनरेट होगा। तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं सिस्टिक मीडियल नेक्रोसिस या डीजनरेशन। तो क्या हुआ, सिस्ट डेवलप हुआ इधर एंड जो स्मूथ मसल्स है उसका डीजनरेशन हुआ, ट्यूनिका मीडिया का डीजनरेशन हुआ। तो देखिए इलास्टिन फाइबर जो है इधर, माइक्रोफाइब्रिल्स इलास्टिन फाइबर्स क्या करता है, इसको एक नॉर्मल पोजीशन में रहने में हेल्प करती है ये ब्लड वेसल को, मतलब ये ज़्यादा डायलेट नहीं होता, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, नॉर्मल पोजीशन में रहने में हेल्प करता है। तो अगर इलास्टिन फाइबर्स कम हो जाएगा या डिसफंक्शनल हो जाएगा तो इसका क्या होगा, डायलेशन हो जाएगा एओर्टा का। तो यही मैं लिखा डायलेशन ऑफ एओर्टा। एंड अल्टीमेटली फाइनली लेटेस्ट स्टेज में क्या हो सकता है, जो ट्यूनिका इंटीमा है इसके टियर हो सकता है, जिसके कारण ट्रांसम्यूरल ब्लीडिंग हो सकता है, मतलब तीनों लेयर्स के बीच में ब्लीडिंग हो सकता है। एंड ये एक बहुत डेंजरस कॉम्प्लिकेशन है, एओर्टिक डायसेक्शन ये हो सकता है, एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। एंड एओर्टिक डायसेक्शन इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन पेशेंट्स ऑफ मार्फन सिंड्रोम।
तो ये आपका MCQ क्वेश्चन है कि एओर्टिक डायसेक्शन मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ है आपका मार्फन सिंड्रोम के लिए। तो क्लिनिकल फीचर्स खत्म हुआ। अब हम लोग देखते हैं इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे। इसका कुछ स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है डायग्नोसिस के लिए। एक क्राइटेरिया है जिसको हम लोग डायग्नोसिस क्राइटेरिया है जिसको हम लोग बोलते हैं मॉडिफाइड घेंट्स क्राइटेरिया। तो इसमें 3 पॉइंट्स है कैसे डायग्नोसिस मतलब श्योर हो सकते हैं कि मार्फन सिंड्रोम है। फर्स्ट देखेंगे हम लोग, मैं क्या बोला था, जेनेटिक है, जेनेटिक डिजीज, तो फैमिलियल हिस्ट्री चेक करेंगे। ठीक है, किसी का अगर फैमिलियल हिस्ट्री नहीं है मार्फन सिंड्रोम का तो हम लोग क्लिनिकल फीचर्स और कार्डिनल साइंस देखेंगे मार्फन सिंड्रोम के लिए, जो मैं बोला आइज का चेंजेस, CVS का एंड स्केलेटन का चेंजेस। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका म्यूटेशन ऑफ फिब्रिलिन। इन जनरल आपका CVS, स्किन, स्केलेटन एंड आइज, ये 4 मेजर ऑर्गन सिस्टम है। इनमें अगर 2 आउट ऑफ 4 इज इन्वॉल्व्ड, 2 आउट ऑफ 4 प्लस अनदर माइनर ऑर्गन इन्वॉल्व्ड है, माइनर ऑर्गन, तो ये 4 ऑर्गन सिस्टम्स में से 2 अगर इन्वॉल्व है एंड एक माइनर ऑर्गन इन्वॉल्व है तो आपका डायग्नोसिस मार्फन सिंड्रोम आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं। इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है नहीं। ट्रीटमेंट देखिए, हम लोग को मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ आपका एओर्टिक डिसेक्शन के लिए हो रहा है, तो हम लोग चाहते हैं कि माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स या एओर्टिक डिसेक्शन ना हो, जल्दी ना हो। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हार्ट के ऊपर जो लोड है वो लोड कम कर सकते हैं। एंड लोड कैसे कम करेंगे, हार्ट रेट को कम कर देंगे। एंड हार्ट रेट को कम करने के लिए कौन सा हमारा बीटा ब्लॉकर्स, तो फर्स्ट बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं इस पेशेंट्स को। सेकेंडली देखिए, हमारा जो TGF बीटा है वो इंक्रीज है, तो उसका एक्टिविटी डिक्रीज करने के लिए हम ARBs दे सकते हैं, जैसे लोसार्टन। तो ये जो लोसार्टन वगैरह ड्रग्स है ये TGF बीटा का एक्टिविटी कम कर सकते हैं, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इनका इंक्रीज कर सकता है इन पेशेंट्स का। तो समरी पढ़ लेते हैं क्या क्या पढ़े हैं अभी तक। फर्स्ट में इंट्रोडक्शन पढ़ी, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, 70 to 85% केसेस इसका फैमिलियल है। जो जीन का म्यूटेशन होगा इसमें FBN1, और एक चीज़ देखिए FBN2 भी एक जीन है जो क्रोमोसोम नंबर 5 में प्रेजेंट है। तो ये FBN2 से फिब्रिलिन 2 प्रोड्यूस होता है। फिब्रिलिन 2 जो और एक डिजीज करता है आपका वो है कॉन्जेनिटल कॉन्ट्रैक्चुरल एरेक्नोडेक्टाइली। ठीक है, तो ये FBN1 का अगर म्यूटेशन होगा तो फिब्रिलिन 1 का डिफेक्टिव होगा, रिड्यूस्ड या ऑल्टर्ड फॉर्मेशन होगा, जिसके कारण स्ट्रक्चरल सपोर्ट नहीं मिलेगा। एंड TGF बीटा जो सिक्वेस्टर होकर रहता था उसका इंक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण वास्कुलर स्मूथ मसल्स का डिजेनरेशन होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, प्रोटीएस एंजाइम प्रोड्यूस करेगा जो एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स को खा जाएगा, जिसके कारण और सपोर्ट कम हो जाएगा। तो क्लिनिकल फीचर्स में हम लोग पढ़े इसका आइज में एक्टोपिया लेंटिस, अपवर्ड एंड आउटवर्ड डिसलोकेशन, जो एक बहुत स्पेसिफिक फीचर है मार्फन सिंड्रोम के लिए। उसके बाद स्केलेटन का बहुत स्ट्राइकिंग फीचर्स है, मतलब दूर से एक पेशेंट आया, पहले आप क्या देखेंगे, पहले तो आप लोग दूर से एक पेशेंट है तो आप लोग उसका एक्टोपिया लेंटिस नहीं देखेंगे, ऑब्वियसली वो आपको एग्जामिन करना पड़ेगा इंटरनली। माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स उसके लिए आपको इको करना पड़ेगा, उसके बाद देखेंगे आप लोग। तो स्केलेटन का एक्सटर्नली दिख जाएगा हमको कि एरेक्नोडेक्टाइली है, वो बहुत लंबा पेशेंट है, उसका काइफोसिस कोलियोसिस होगा, देन उसका सुपरऑर्बिटल रीच का प्रोमिनेंस होगा, उसका फ्रंटल एमिनेंस हो जाएगा। ठीक है, उसका चेस्ट पेक्टस एक्सकेवेटम मतलब स्टर्नम डिप्रेस हो सकता है या पिजियन चेस्टेड हो सकता है, ये सब है। डायग्नोसिस में हम लोग घेंट्स क्राइटेरिया पढ़े, 3 चीज़ है उसमें। फर्स्ट है आपका फैमिलियल, सेकंड है आपका क्लिनिकल फीचर्स, थर्ड है आपका म्यूटेशन। और 4 ऑर्गन्स में से दो मेजर ऑर्गन्स इन्वॉल्व होना चाहिए एंड माइनर में एक ऑर्गन इन्वॉल्व होने से भी चलेगा। और इसका ट्रीटमेंट के लिए हम लोग हार्ट के ऊपर जो लोड है वो कम करना चाहते हैं तो बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं एंड लोसार्टन वगैरह ड्रग दे सकते हैं जो TGF बीटा जो है उसका एक्टिविटी को कम करेगा।
तो ये है आपका कंप्लीट समरी मार्फन सिंड्रोम का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए एंड थैंक यू।